हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग अब जो है क्लास 10th का सिलेबस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस देख भी लो आप लोग। ये रहा, ठीक है। चलो, तो देखो, जीवों का विकास तो बायो वाला पार्ट है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे लास्ट में अपन बायो पढ़ने वाला है ना। उसके बाद ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कह सकते हो इसको। ये आपका हो जाएगा फिजिक्स, फिजिक्स, सॉरी सॉरी, हाँ फिजिक्स के बाद ये भी बायो, इधर भी क्या हो गया, बायो। और हमारे पास चैप्टर्स हैं क्या बायो के, केमिस्ट्री के, ये अधात्मों का रसायन केमिस्ट्री, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न और दैनिक जीवन में रसायन। तो 1 2 3, और यहाँ पास 4 और 5, मतलब 5 चैप्टर अपने को केमिस्ट्री के पढ़ने हैं क्लास 10th से। ठीक है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग सबसे पहले, सॉरी, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 कह सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये बुक से ही पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं देखेंगे और बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो लिखा है कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल, क्षार, अम्ल और क्षार। तो देख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल और क्षार। ठीक, जैसे इमली में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो देख लो यहाँ पास टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल। ठीक, इसी तरीके से जो सिरका होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। जब भी कभी चींटी काटे, चींटी जब काटती है एंट, है ना, तो एंट में फार्मिक अम्ल होता है, याद रखना। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक। अगर पिछली वीडियोस देखा है तो वहां पे मैंने एक बार डिस्कस भी किया था। चूना, चूनिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं इंग्लिश में अपन भाई। ठीक है, चूना को अपन क्या बोलते हैं, लाइम। चलो, प्रति अम्ल एंटासिड क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कपड़े धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये कुछ जो डेली लाइफ में हम लोगों को जो एसिड और बेस मिलते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमेशा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ खनिज अकार्बनिक अम्ल हैं, याद रखना, खनिज खनिज बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना आप लोग, जिसमें मतलब ये ऐसे अम्ल हैं जिसमें हम लोगों के कार्बन प्रेजेंट नहीं होते। ये ऐसे अम्ल हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। और यहाँ पे जितने भी अम्ल हम लोगों ने यहाँ पे देखे उन सभी में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। देख सकते हो, टार्टरिक, मैलिक, एसिटिक, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। जैसे मैं अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो ये क्या होता है हमारा CH3COOH, मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर देखो कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे अकार्बनिक लवण, सॉरी अकार्बनिक अम्ल को हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। और ये खनिज अम्लों के एग्जाम्पल में आप लोग याद रखना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मूला याद रखना HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये सब हो गए। उसी तरीके से जो क्षार हैं वो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब जो क्षार हैं और एक क्या होता है, क्षारक। एक क्षार होता है और एक क्या होता है, क्षारक। क्षारक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और क्षार को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली। ठीक, तो सिंपली याद रखना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा वे पे समझो कि ऐसे बेस मतलब क्षारक, ठीक है, जो जल में घुलनशील होगा, जल में घुल जाएगा। ठीक है, जल में घुलनशील बेस को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, क्षार कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, क्षारक। ओके, समझ गए। जैसे एग्जांपल याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, आपके जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनको हम अल्कली के एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, साइज इसको कम कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, डेली लाइफ में कौन कौन से हमारे प्रेजेंट होते हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब है कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है,
चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पास देखोगे तो अगर यहाँ पे एक टेबल दिया होगा, आई थिंक सो। जस्ट अ सेकेंड गाइस ना। चलो, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे जिसको अपन बोल सकते हैं इंडिकेटर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंडिकेटर। ठीक। जो अम्ल और क्षार की पहचान कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ठीक। तो आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति, अब देखो एक चीज सबसे पहले याद रखना, एक होता है आपका लिटमस। ठीक। क्या होता है, पहला जो इंडिकेटर है वो क्या है हमारा, लिटमस। अब ये लिटमस है गाइस, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ब्लू लिटमस, और एक होता है आपका रेड लिटमस। ठीक। तो रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है। हम कैसे याद रखें, मैं भी भाई आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताता हूँ मेरे पास। जस्ट अ सेकंड ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ना गाइस, थोड़ा सा कॉल आने लग गया था। चलो। सो क्या बोला मैंने कि जो लिटमस पेपर होता है, इसको अगले पेज पे समझते हैं, थोड़ा सा नए पेज पे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिकेटर का, ठीक है। निर्धारक जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहला जो निर्धारक या इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा लिटमस पेपर। कौन होता है, लिटमस पेपर। अब मैंने बोला कि ये जो लिटमस पेपर है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइज आपका ब्लू लिटमस और एक होता है आपका रेड लिटमस। रेड कन्वर्ट होता है आपके ब्लू में और ब्लू कन्वर्ट होता है आपके रेड में। अब किसके केस में होगा, हमारे पास एक है बेसिड और एक क्या है अपना एसिड। ठीक है। एक है बेस और एक क्या है अपने पास एसिड। ठीक है। अब कौन सा कब कन्वर्ट होगा समझना, मैं कैसे याद रखा हूं। एसिड जो होता है गाइस खतरनाक होता है। एसिड जो होता है क्या होता है, खतरनाक, और खतरनाक का जो रंग होता है वो क्या होता है, रेड। तो ऐसा लिटमस जो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो किसका कंडीशन होगा, एसिड का। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ब्लू लिटमस में हम लोग एसिड डालें, क्या डालें, एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। ठीक। सेकेंड, ऑब्वियसली ये किसका हो जाएगा, बेस का। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे याद रखो कि बेस जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। देखो बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। तो पहला इंडिकेटर हमारा क्या हो गया, लिटमस पेपर। ठीक है। सेकेंड इंडिकेटर आप लोग याद रखना, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। हिंदी में इसको सिंपली ऐसा लिखा जाता है, फिनोल्फथेलिन। ठीक। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना कि जब हम एसिड के साथ यूज करते हैं, देखो फिनोल्फथेलिन एक रंगहीन द्रव होती है। क्या होती है ये, रंगहीन। तो एसिड के साथ जब अपन इसको यूज करते हैं तो एसिड के साथ ये कोई परिवर्तन नहीं देता, मतलब क्या रह जाता है, ये रंगहीन ही रह जाता है। ठीक। लेकिन बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। बेस के साथ कौन सा कलर देता है, आपका पिंक कलर देता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। सेकेंड हो गया आपका क्या, फिनोल्फथेलिन। ठीक है। थर्ड, इसी में एक और इंडिकेटर आप लोग याद रखना, थर्ड इंडिकेटर याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। ठीक। तो एसिड के साथ याद रखना, एसिड के साथ जो है मेथिल ऑरेंज कलर का होगा ऑब्वियसली, तो ये एसिड के साथ रेड कलर बनाता है, देख लो फिर से रेड, खतरनाक। और बेस के साथ ये लाइट रेड कलर देता है, या और थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, येलोइश टाइप का कलर दे देता है, येलोइश ब्राउन टाइप का कलर दे देता है। ठीक है। तो ये आप लोग कुछ इंडिकेटर्स है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है। समझ आया। कलर ही पूछा जाता है एग्जाम में, कलर को ही आप लोगों को अच्छे से क्या रखना है गाइस, ध्यान में रखना है। ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो।
मेथिल ऑरेंज वाला येलो हो जाता है ना, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये तीनों इंडिकेटर आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को फिर से, ठीक है। तो कलर चेंज करके रिवाइज कराता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। चलो देखो, तो लिटमस कितने प्रकार का होता है हमारा, दो प्रकार का होता है भाई। ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या होगा आपका एसिड, अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा बेस। फिनोफ्थेलिन एसिड के साथ क्या रहता है रंगहीन, बेस के साथ कैसा हो जाता है पिंक इन कलर। मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास रंजक निर्धारक या इसी को अपन ने क्या बोल रखा है इंडिकेटर्स हैं, जो बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा क्या है बेस, ठीक है। बाद में हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे जिसको अपन पीएच इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। ये आगे अलग से टॉपिक में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पास अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं ना, याद रखना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये सब आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, तो आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्धारक या सूचक बोलते हैं, ठीक है ना। चलो एक और है यहाँ पास देखो, सूचक अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है रंग में परिवर्तन, ठीक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं, किसमें परिवर्तन करते हैं गंध में परिवर्तन करते हैं, उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी या घ्राण या गंधीय सूचक कहते हैं। ध्यान रखना, इंडिकेटर को सूचक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है गाइस। चलो यहाँ पर देखो फिनोफ्थेलिन, वास्तविक रंग क्या होता है फिनोफ्थेलिन का रंगहीन, थोड़ा सा इसको भर लो, जैसे मैंने बता चुका है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल के साथ क्या रहेगा ये रंगहीन ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका पिंक गुलाबी कलर हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज कौन से कलर का होता है, तो मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का ही होता है। अम्ल के साथ ये रेड हो जाता है और इसके साथ क्या हो जाता है आपका येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये दो इंडिकेटर आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी की, तो ये किससे बताता है अपने गंध से बताता है कि कौन सा एसिड और कौन सा क्या है बेस है, ठीक है। चलो तो कुछ ऑल्फैक्टरी हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है, जैसे प्याज के अलावा भी कुछ घ्राण सूचक, जैसे एक तो आप एग्जाम्पल याद रखना है इसमें क्या प्याज, ठीक। दूसरा क्या है वेनिला और लौंग का तेल, किसका तेल वेनिला और लौंग का तेल भी आपका किस तरीके का सूचक है आपका ये गंध वाला सूचक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता है, जो वेनिला का जो स्मेल होता है वो अम्ल के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो अपनी मधुर गंध को क्या कर लेता है गायब कर लेता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये क्रियाकलाप है, इसको आप लोग कर सकते हो। एक और याद रखना इसमें टर्मरिक भी याद रखना, क्या याद रखना टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है। हल्दी भी अपना रंग रूप क्या कर देता है बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो काला जामुन हो गया, कनेर का फूल हो गया, हल्दी हो गया, कचनार का फूल हो गया, ये सबको कागज पर रगड़िए, उस पर पेपर पर अम्लक्षार पहचान सूचक के रूप में आप उपयोग कर सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्या पूछ सकता है कि कौन सा आपका गंधी या घ्राण सूचक है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है, प्याज हो गया है ना, ऑनियन हो गया, ठीक, ऑनियन हो गया, वेनिला हो गया, ठीक है, और लौंग की तेल हो गई, ठीक। ये सब आपके क्या है ऑल्फैक्टरी है, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक या नेचुरल पूछ सकता है, प्राकृतिक इंडिकेटर, प्राकृतिक इंडिकेटर में आप लोग टर्मरिक याद रखना, ठीक है, जामुन याद रखना भाई, ठीक, और जो लिखा था गुड़हल का फूल है ना, कचनार का फूल, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक है, ठीक है। अगर मैं केमिकल बोलूँ, केमिकल में आप लोग याद रखना मिथाइल ऑरेंज, जो मैंने आप लोगों को बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के अलावा फिनोल्फ्थेलिन को बहुत पूछा जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है ना इन पे, ठीक है, और लिटमस पेपर तो है, ठीक। तो ये सब क्या है आपके इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा क्या है गाइस बेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक गुणधर्म किसके अम्ल और क्षार के, ठीक है।
अच्छा, हम लोग ने कहीं पास भी अभी डिस्कस नहीं किया हुआ है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को आगे के कुछ क्रियाकलाप तो ऐसे हम लोग करने नहीं वाले हैं, वहाँ पास हम लोगों को सारी चीज़ें जो है क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। फिर भी एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अम्ल और क्षार बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, मैं यहाँ पास एक साइड पे लिखता हूँ अम्ल। अम्ल मतलब क्या, एसिड, और एक साइड अपन लिख लेते हैं यहाँ पास क्या, बेस। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो जिससे हम लोग पहचान सकते हैं देख के फॉर्मूला से कि कौन सा बेस मतलब एसिड है और कौन सा क्या है, बेस। बाकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से तो डिफ्रेंशिएट उनको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, देखो अम्ल जो है जनरली एच आयन देता है, ध्यान रखना। ऐसे केमिकल पदार्थ जिसपे जो एच आयन देता है हम लोगों को रिएक्शन करने के बाद, वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल। और जो ओ एच माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन, ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस या फिर क्षार कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम्पल्स वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है भाई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब क्या आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसी में अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, वीक मतलब थोड़े कमज़ोर। ठीक है, तो वीक एसिड में आप लोग याद रखना CH3COOH हो गया। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इसी में आता है आपका, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ये कई बार डिस्कस हो चुका है ना भाई। ठीक, तो ये सब क्या आपके वीक एसिड है, याद रखना। ठीक है, इसी में अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में अपने पास वही थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं यहीं पे वीक बेस की बात करूं, इसमें याद रखना आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक वीक बेस है। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। और कौन से आयन प्रोवाइड करते हैं, आपके OH। देख सकते हो यहाँ पे सभी के पास OH आयन क्या है, प्रेजेंट है। तो जब इनको हम डिसोसिएट करेंगे, जब हम इनको जलीय विलयन के साथ मिक्स करेंगे, तो ये अपना OH आयन प्रोवाइड करेंगे और ये अपना H आयन प्रोवाइड करेंगे। तो एसिड ऐसे यौगिक होते हैं जो आसानी से H आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, जो कम मात्रा में डोनेट करेंगे वो वीक कहलाएंगे, जो ज़्यादा करेंगे वो एसिड कहलाएंगे। जो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में देंगे वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, और जो कम मात्रा में देंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीक बेस बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है इसको। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को ना प्रबल बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल। ठीक, स्ट्रॉन्ग और वीक को। ठीक है, याद रखना, कमजोर नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग यहाँ पास पढ़ने वाले थे, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पास देखते हैं। ठीक है, चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया लिखा है कि अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार एक स्लाइड यहाँ पास बना देता हूँ। तो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन देखेंगे हम लोग, मेटल के साथ, मतलब धातुओं के साथ। ठीक है, किसके साथ देखेंगे हम लोग, धातुओं के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे। चल, क्या हो गया भाई, एक सेकंड है ना, नीचे क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पास देखो आप लोग रिएक्शंस को, क्या लिखा हुआ है, जैसे आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक क्या है, हमारा एक धातु। जिंक क्या है, हमारा एक धातु। तो जब भी कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब अम्ल, सीधा सीधा, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, चलो इसको इस पेज पे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोई एसिड, पहले इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, कि जब भी कोई एसिड किसी धातु से अभिक्रिया, धातु मतलब मेटल, मेटल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है,
और हाइड्रोजन गैस क्या करता है गाइज, रिलीज करता है। मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, रिलीज करने का साइन हमेशा किधर होता है, अप साइड होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि HCl जब जिंक धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है जिंक Cl2, जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन, पहली चीज। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दी। कुछ और एग्जांपल्स देख लो, जैसे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये जिंक के साथ अभिक्रिया करा तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट, और क्या बना लेगा यहाँ पर, कौन सी गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो हम लोग दोनों अभिक्रियाओं में क्या देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी भी मेटल का रिएक्शन HCl मतलब किसी एसिड से कराते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। अभी जो हाइड्रोजन गैस है इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा सा समझो यहीं से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यहीं से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्या होते हैं गाइज, एराइज होते हैं। ठीक है, समझना। मान लो कि हमारे पास एक परख नहीं, हमको केवल समझना है। ठीक है, अच्छा इसमें डायग्राम दिया हुआ, यहीं पे समझ लो, देखो, अरे यार ये पेज, देखो डायग्राम भी तो दिया नहीं है, चलिए इसी पेज में देखिए गाइज, देखो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक परख नली है। ठीक है, इस परख नली में मान लेते हैं यहाँ पास हमारा डला हुआ है H2SO4, क्या डला हुआ है यहाँ पे, H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, और इस परख नली से इस तरीके से एक पाइप निकली हुई है, और यहाँ पर से हम लोग जिंक के कुछ दाने जो है इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे जिंक के दाने मैं इसमें डालूंगा तो जिंक और H2SO4 में क्या होगा, अभिक्रिया होगी, और यहाँ से इस पाइप के थ्रू कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पास हाइड्रोजन। इसको ट्रैप करने के लिए हम लोग यहाँ पास एक सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पास पानी के बुलबुले डालते हैं, और यहाँ पास से यहाँ पे हम लोग कौन सी गैस को कैरी कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को कैरी कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को, मान लो यहाँ पास से एक और सिस्टम हम लोग ने बना दिया ऊपर में, ठीक, एक सिस्टम यहाँ पास बना दिया जिससे हाइड्रोजन गैस जब निकल रही तो यहीं पास अगर हम मोमबत्ती ले आएँ या कैंडल ले आएँ या फिर कुछ भी ले आए, यहाँ पर जलती हुई माचिस ले आएँ, तो अगर ये पॉप साउंड क्रिएट करती है, कौन सी साउंड क्रिएट करती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है, तो डेफिनेटली ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ध्यान रखना, ये कौन सी गैस होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो याद रखना उसके लिए हम लोग पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं गाइज, हम लोग पॉप साउंड टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया एसिड के साथ। सेम अगर अपन बेस ले लें यहाँ पास, तो से मान लो मैंने बेस ले लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो जिंक के साथ अभिक्रिया कर लिया तो ये बना लेता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है गाइज, सोडियम जिंकेट बनाता है ये, और साथ में ये भी कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन, ये भी सॉल्ट, और क्या बना रहा है यहाँ पास, हाइड्रोजन। तो याद रखना, चाहे एसिड हो या बेस हो, कोई भी हो, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके लवण या फिर जिसको अपन इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट बनाता है, और कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। इतना ही आप लोगों को इसमें याद रखना। ठीक है, समझ आया। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये हमसे क्यों नहीं हो रहा है भाई। ठीक, समझ आ गया। ये आप लोग देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पास भी आपकी हाइड्रोजन गैस ही क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है अम्ल धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं सेकंड टाइप को। पहला अम्ल दिया हुआ है तो हम लोग अम्ल को ही देखेंगे, कुछ रीजन होगा अम्ल लिखने का, है ना। तो समझते हैं भाई कि क्यों अम्ल ही लिखा हुआ है, वो आगे आप लोग को समझ में आएगा। तो अम्ल जो है, ध्यान देना, चाहे हम हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कराएं या केवल कार्बोनेटों के साथ, अब ये कौन से कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो याद रखना क्या क्या बनाता है, सबसे पहले सॉल्ट मतलब लवण, और क्या रिलीज करता है, पानी, ठीक है, वाटर, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक, तो याद रखना, जब भी हम लोग अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कैसे होती है समझो उसको भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पास HCl ही ले लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है। HCl की अभिक्रिया मैंने करा दी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किसे करा दी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट कराना है ना। तो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? सबसे पहले सॉल्ट, तो सोडियम का सॉल्ट तो क्या बनेगा? NaCl प्लस क्या बनेगा आपका H2O प्लस क्या बनेगा आपका CO2। अब ये CO2 जो है फिर से गैस है तो ये क्या होगी यहाँ पर से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आगे इसका भी कॉन्सेप्ट हमको समझना है, देखना कैसे। बैलेंस करके चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 2। NaCl एक एक है, CO3 हो रहा है तो यहाँ पे देखो CO2 था और एक यहाँ पे CO3 हो गया। अब अगर मैं इसी HCl का रिएक्शन अगर मैं सोडियम कार्बोनेट से करा दूँ, देखो यहाँ पे कार्बोनेट भी है ना, तो भी ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ही बना रहा है। यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे भी Cl एक है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे 2 लगाते ही आपका रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग फिर से क्या देख पा रहे हैं कि चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, दोनों के केस में CO2 यहाँ पास क्या होती है गैस? रिलीज होती है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई CO2 को ट्रैप करने के लिए, CO2 को पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले चीज़ सेम फिर से एक परख नली बना लो, ठीक है। फिर से हम लोग ने यहाँ पे परख नली बना लिया। इसमें मान लेते हैं फिर से क्या डाला हुआ है आपका? इस बार सोडियम कार्बोनेट को डाल दो यहाँ पे अंदर, ठीक है। और ऊपर से हम लोग यहाँ पास HCl जो है ड्रॉप वाइज थेसिल फनल वगैरह से गिरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी इस बार? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। कौन सी गैस यहाँ पर से निकलेगी इस पाइप के थ्रू? इस बार कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब यहाँ पे आया तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुंह पर ध्यान देना, यहीं पास मुंह पर इसके एक और परख नली या एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं पाइप के थ्रू जिससे ये पूरी गैस जो है इसके अंदर जाए। और यहाँ पास मान लेते हैं हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। यहाँ पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक क्लियर सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्लियर मतलब रंगहीन सॉल्यूशन यहाँ पास डला हुआ है, ठीक है। हाँ, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये जो क्लियर सॉल्यूशन था, ये जो वाटर था, ये थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाता है? मिल्की। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए हम कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए हम उसको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लियर सॉल्यूशन के साथ क्लियर सॉल्यूशन में फ्लो करा देते हैं, जिससे उसका जो क्लियर सॉल्यूशन था वो क्या हो जाता है? आपका मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की। और यही जो मिल्की टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट का रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो था, चूने का पानी का जो विलयन था वो क्या हो जाता है? आपका दूधिया हो जाता है। दूधिया होने का मतलब क्या होता है? कि मिल्की हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से आपका सोडियम का क्लोराइड हाइड्रोजन, इधर को दोनों केस में हमारा कौन सी गैस रिलीज हो रही है? यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखना, ओके। तो ये क्या हो गया? अम्ल के साथ इनकी अभिक्रियाएं। अब याद रखना जो आपके क्षार होते हैं, ठीक है, क्षार जो है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इनका रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, ओके। अरे यार, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका
क्षारक अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, क्षारक अधातु ऑक्साइडों के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया। तो क्या लिखता है, कार्बन, सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करते हैं। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे अधात्विक ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, सोडियम सल्फाइड बना लिया, और साथ में क्या बनाता है, जल। सिंपल रिएक्शन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। चल इसको थोड़ा सा मैं और इजी करता हूं। ठीक है, जो भी हमारे पास अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, अगर ये अम्ल के साथ रिएक्शन करें, जैसे सॉरी किसके साथ, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर H2O से करा दूं तो ये H2SO4 बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर अपन करा दें तो क्या बना लेता है, H2CO3 बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो HNO3 बनाता है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड के गैसेस हैं, जो अधात्विक ऑक्साइड्स होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, ये सब वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। याद रखना, क्या बनाते हैं, अम्ल। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड्स को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, बाकी यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से इसको समझ लो। ठीक, कैसे बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। वहीं पे अगर हमारे पास जैसे आ जाए सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, अब धात्विक ऑक्साइड, ये क्या हमारा धात्विक ऑक्साइड। तो अगर मैं इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बेस बनाएगा। क्या बनाएगा, बेस। जैसे K2O प्लस H2O, देखो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ ना मैं, बस हम लोग को समझना है। तो ये क्या बना लेता है, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या बना रहा है, हमारे बेस बना रहा है ना, अल्कली बना रहा है। ठीक, इसलिए जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, आपके क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पास वो है आप लोगों का कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक, देखो भाई कैसे रिएक्शन करेंगे, अम्ल और क्षार। तो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं लवण और पानी। ठीक, ये रिएक्शन पहले भी आई थिंक सो हम लोगों ने पढ़ रखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसको अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल देख लो बस, बाकी हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे मैं ले लिया यहाँ पे HCl, रिएक्शन हमने करा दिया भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या बना लेगा आपका NaCl प्लस वाटर। और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे H2SO4 का रिएक्शन मान लो मैंने करा दिया KOH से, तो ये क्या बना लेगा, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, जितने चाहे आप एग्जांपल यहाँ पास ले सकते हो, जैसे CH3COOH। ठीक है, मान लो इसका रिएक्शन मैंने करा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या बना लेगा CH3COO अमोनियम एसीटेट। ठीक है, प्लस क्या रिलीज कर देगा ये आपका भी वाटर। तो हर एक केस पे आप देख सकते हो कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षारक, क्षार नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए इसको, क्षारक। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा लवण और पानी बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा अम्ल और क्षार का रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा बुक में देख लो क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों के। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। अब पूछा है क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं, तो याद रखना अम्ल और क्षार जो होते हैं, चाहे अम्ल हो या क्षार, दोनों जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में ना, ध्यान रखना दोनों का क्या है, जलीय विलयन अगर होगा तो वो अपने आयनों में आसानी से विभक्त हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं।
ठीक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं जलीय विलयन लूँगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ जलीय विलयन की बात चल रही है, तो यहाँ पास क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयन और OH आयन विभक्त हो गया। अगर मैं HCl ले लूँगा तब भी ये किस में विभक्त हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो जब ये आसानी से विभक्त हो रहा है, लेकिन कब विभक्त हो रहा है तो ध्यान रखना, जलीय विलयन या फिर द्रवीय विलयन में, द्रवीय केस में, जब ये लिक्विड फॉर्म पे होंगे। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, कब पढ़ रखा है, जब हम लोगों ने आयनिक सॉल्यूशन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, आयनिक बंध पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पास आयनिक बंध ही तो मिल रहा होता है ना। देखो दोनों चार्जेस में ब्रेक हो रहे हैं, मतलब यहाँ पास क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। और आयनिक बंध जो होते हैं जलीय विलयन में ही आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, फ्लो, क्योंकि वो अपने आयनों में आसानी से विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत हम लोगों की बात नहीं है। ठीक है, चलो आयनीकरण में वही है, आपके आयनों में क्या हो जाना, विभक्त हो जाना। ठीक, समझ आया। चलो, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वो अम्ल हैं, नहीं, ध्यान रखना, सभी ऐसे विलयन जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें वो क्या क्या नहीं है, अम्ल नहीं होते। जैसे ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्लूकोज विलयन में H आयन नहीं बनता है, इसलिए वो क्या है, आपका एक अम्ल नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे विलयन जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे अगर वो हमको H आयन देते हैं तभी वो आपके अम्ल कहलाते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ आ गया। लिटमस पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पे पीएच के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे किसको, पीएच को भी। देखो पीएच जो होता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो, तो इसका फुल फॉर्म होता है भाई पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का जो पावर बताता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीएच। इसमें पी स्मॉल और एच क्या होता है, कैपिटल। याद रखना, पीएच की वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी, तो ये होता है -10 माइनस लॉग बेस में 10 और क्या होता है, एच आयन होता है। ठीक है, ओके, जिसमें एच आयन ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, पीएच क्या होता है, एक टाइप का स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक की वैल्यू लिखी, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लिखी हुई है, 0 से लेके 14 तक की वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें बीच में कौन सी वैल्यू होती है, 7, शुरू में कितनी वैल्यू होती है, 0, और यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है, 14। ठीक, अब जो 0 से लेके 7 तक की वैल्यू है ये आपकी है एसिड की। ठीक है, और जो 7 से लेके 14 तक की वैल्यू है ये है आपकी बेस की। याद रखना, 7 से लेके जो 14 तक की वैल्यू है ये किसकी है, आपकी बेस की वैल्यूज है। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि 7 से लेके, अगर मैं बोलूँ कि किसी का पीएच, अगर कोई आपको सॉल्यूशन दे रखा है जिसका पीएच 8 है तो वो क्या होगा, तो याद रखना है आपको, वो क्षारक होगा। क्या होगा, क्षारक। अगर किसी का पीएच आपको दे रखा है यहाँ पास 3 दे रखा है तो हमको तुरंत याद होना चाहिए कि वो क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। ठीक, ओके, और जब 7 होता है तो वो उदासीन गैस होता है, और जनरली इसमें हम लोग किसको लेते हैं, जल को, कि जल एक उदासीन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये देखो, ये स्केल दिया हुआ है, 0 होगा, 0 से लेके कहाँ तक, देखो 7 तक आपका क्या है यहाँ पास, एच आयन की सांद्रता। अच्छा, एक और चीज़, जब हम लोग 7 से कम की तरफ जाने लगेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी विलयन का पीएच हमारा 1 है और किसी विलयन का पीएच हमारा 3 है, दोनों के दोनों अम्ल हैं, क्योंकि दोनों का पीएच जो है 7 से क्या है, कम है, लेकिन जो एक वाला है वो ज़्यादा अम्लीय होगा। एक वाला क्या होगा, हमारा ज़्यादा अम्लीय होगा 3 वाले से, ये बात में हमको ध्यान रखना है। और वैसे इधर जैसे जैसे हम लोग राइट साइड जाते हैं, OH आयन की सांद्रता हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर मैं बोलूँ किसी का जो POH है कह लो या PH कह लो, ठीक है, PH मान लेते हैं, PH मान लो 8 है और एक का PH मान लो 10 है, इसमें दोनों के दोनों हमारे बेस वाले तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन कौन अच्छा बेस होगा, तो हमारा 10 वाला ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब बेस में वैल्यू ज़्यादा लेनी है और एसिड में हमको वैल्यू कम लेनी है। ठीक, ध्यान रखना, जितना वैल्यू कम होता जाएगा उतना एच आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, जितना वैल्यू ज़्यादा होता जाएगा उसमें एच आयन की सांद्रता कम होगी और OH की ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, समझ गया, ये बात भी ध्यान रखना। इधर कलर को भी याद रखना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कलर को याद रखना। सबसे पहले यहाँ पे बैगनी होता है वॉलेट,
इधर साइड पे लास्ट तरफ पे याद रखना इधर बैगनी होता है, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपका नीला होता है, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपका कह सकते हो लाइट नीला होता है, फिर यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा हरा कम होते जा रहा है, गाढ़ा हरा हो गया, यहाँ पे कम हरा, यहाँ पे और कम हरा, और इस साइड पे जाओगे तो इधर क्या मिल रहा है हम लोग को, येलो, फिर इधर क्या मिल रहा है अपनों को, ऑरेंज, और इधर क्या मिल रहा है, रेड। ठीक, तो थोड़ा सा कलर से भी याद रखना कि रेड है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, बैगनी है मतलब बहुत अच्छा बेस होगा। ओके, तो कलर भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। चलो, अभी आप लोग तो तुरंत बता सकते हो भाई नींबू का रस खट्टा होता है मतलब एसिड है, तो लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, वो रेड, ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। दूध याद रखना थोड़ा बेसिक होता है, इसलिए ब्लू में कन्वर्ट करेगा रेड को। टमाटर हमको मालूम है कि एसिड है, इसलिए ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। ये रेड को किस में करेगा, ब्लू में, ब्लू को रेड में, रेड को ब्लू में। ये क्या रहेगा, न्यूट्रल, जल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। साबुन का घोल भी आपका क्या है, बेस है, तो बेस क्या होगा, रेड को किस में करेगा, ब्लू में। ओके, कॉपर सल्फेट भी आपका रेड को किस में करेगा, ब्लू में। ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा एसिडिक होता है, इसलिए ब्लू को किस में करेगा, रेड में। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट ये क्या हो गया है आपका, सॉल्ट हो गया है, इसलिए ये न्यूट्रल रहेगा। नमक भी आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है आसानी से बता सकते हो, ठीक। चलो, H2O जो होता है उसमें दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हो H आयन भी और OH आयन भी, इसलिए ये क्या होता है आपका न्यूट्रल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है। ये आप लोगों को पीएच की वैल्यू दे रखी है, तो ये सबसे हम लोगों को वैसे कोई मतलब नहीं है। चलो, दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो। पाचन की क्रिया में पीएच, हमको मालूम है कि हमारे पेट में क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो अमाशय से हमारे क्या करता है, स्राव होते रहता है। कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा खाना वगैरह खा लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे पेट से डकारी आती है और उसमें एसिडिक थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हमारे चेहरे पे आता है, और कभी कभी यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मुंह पे आने से हमारे क्या हो जाता है, हमको छाला हो जाता है ना। और कभी भी अगर एसिडिटी हो जाती है, बोलते हैं ना हम लोग एसिडिटी हो गई, एसिडिटी होने का मतलब क्या है, एसिड की मात्रा वहाँ पास ज़्यादा हो गई, पानी जो कम पीता है उसको भी एसिडिटी हो जाती है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रति अम्ल का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दुर्बल अम्ल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें याद रखना जैसे BHA हो गया, BHT हो गया, ये सब क्या है आपके प्रति अम्ल एंटासिड्स हैं, ठीक है। रक्त का पीएच याद रखना 6.8 से 7.8 तक का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, लार का पीएच ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर लार का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत है वो सड़ने लग जाती है, दांत क्या होती है, सड़ने लग जाती है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट से बनता है जो कि पानी में घुलता नहीं है, और ये मुंह के अंदर अगर 5 पॉइंट से कम हो जाए तो दांत में क्या स्टार्ट हो जाती है, सड़न, ठीक है। इसके लिए हम लोग दंत मंजन करते हैं, जो छार होता है। तो भाई एसिडिक हो गया, दांत सड़ा मतलब एसिडिक हो गया, और हम लोग क्षारीय दंत मंजन यूज करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा दांत स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। पौधों और जंतुओं की आत्मरक्षा, बिच्छू हो गया है ना, चींटियां हो गई, ये सब क्या करती हैं, हमारे शरीर पर फार्मिक अम्ल छोड़ देती हैं। देखो, ये मैंने पहले बता रखा है, फार्मिक अम्ल छोड़ देती हैं, जिससे हम लोगों को दर्द और जलन का एहसास होता है, ठीक है। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह है जिसका पीएच 5 से 8 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस तरीके से हमारा ये जो अम्ल और क्षार वाला पार्ट था वो क्या हो गया है, खत्म। अब गाइज नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो है लवण को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी यहीं पास आप लोगों को पढ़ाने लग गया तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और हम लोग अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो लवण वाला पार्ट है उसको हम लोग अगली कक्षा में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, और सब्सक्राइब द चैनल, ओके, थैंक यू।